हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द अर्निंग पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। ये स्टूडेंट्स, हमने बात की थी GFL के वीडियो सोल्यूशन की और चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। उसका लेक्चर 2 हम कवर कर चुके थे। अभी हम लेक्चर 3 की बात करते हैं। और लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के। लेक्चर 2 में हमने जो है वो अमीन के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का स्टार्टिंग कर दिया कि किस तरह से अमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। GFL का कंसिडरेशन हमने लिया, सब कुछ आपको बता दिया। अब हमारा अगला जो आज है वो है अल्कोहल के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की बात। पहले हम इस बुक से ब्रीफ कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो अल्कोहल के प्रोटेक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने रिएक्टिविटी का डिस्कशन किया है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात की गई है। और रिएक्टिविटी की बात की गई है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है प्रोटेक्शन के लिए जब आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिखाया गया बिल्कुल क्लियर कि प्राइमरी अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी का रेट है वो ज़्यादा है सबसे, उसके बाद फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्सरी अल्कोहल का सबसे कम है। और ये बहुत सीधी सी बात है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है प्रोटॉन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। और टर्शियरी अल्कोहल के लिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो जो उसका एनायन बनेगा प्रोटॉन निकलने के बाद वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड होगा प्लस आई इफेक्ट से। इसका मतलब कि वहाँ पर प्रोटॉन की एसिडिटी सबसे कम है। और जहाँ प्रोटॉन की एसिडिटी सबसे कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, और जहाँ रिएक्टिविटी प्रोटॉन की ज़्यादा है या कहीं एसिडिटी ज़्यादा है वहाँ पर जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एसिडिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एसिडिटी जो है अगर कम है तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोटॉन कितना ज़्यादा एसिडिक है। हिंड्रेंस भी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कम हिंडर्ड होता है। तो बड़े अगर मान लीजिए कोई हम बल्कि प्रोटेक्टिंग रीजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी प्रेफरेंस प्राइमरी अल्कोहल के लिए बढ़ेगा। और टर्शियरी अल्कोहल पे हिंड्रेंस भी ज़्यादा है तो वहाँ पर उसकी जो प्रायोरिटी है, जो उसकी जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी उसको प्रोटेक्ट करने की। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो पहले यहाँ पर दिया गया है। फिर इसमें देखिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई, जो हमेशा बताता हूँ आपको, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यहाँ पर बताया, वो ये कि अगर आप सपोज कीजिए कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो किस फॉर्म में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोटेक्टिंग क्राइटेरिया है आपका। उस फंक्शनल ग्रुप को आपने किसी दूसरे किस फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया है कि उस फॉर्म में वो प्रोटेक्ट है। और ये बहुत ज़रूरी बात है, इवेलुएट करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किस फॉर्म में प्रोटेक्ट है उसकी बात तो ठीक है, लेकिन उसकी बात अभी हम आगे करते हैं इसमें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनसे वो अब रिएक्ट नहीं करना चाहता है या जिनके साथ वो स्टेबल है, वो बता रहा है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो देखिए ये दिया है इसमें, यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्कोहल है तो अल्कोहल के पास न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है और एसिडिक प्रोटॉन भी है। तो अगर उसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल से बचाना होगा, और अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसे बेस से भी बचाना होगा। यानी कि वो स्पीसीज जो बेसिक नेचर रखती है, हर वो रिएजेंट जो बेसिक नेचर रखता है, या हर वो रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, उससे इसको बचाने के लिए आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो। यानी देखिए यहाँ पर तो दिया किसके है, RNGS या RLI रिएजेंट। भाई न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, बेस भी होते हैं, ग्रिग्नार्ड ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल होता है, RLI रिएजेंट बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो आपको इन दोनों से बचा सकते हो आप इसको किसी दूसरे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट लिखा है। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है भाई कि कोई भी हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम का कोई दूसरा है हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम ट्राइटर्सिब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइथाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइटर्सिब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइमिथॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, रेड एल्युमिनियम एच, ऐसे बहुत सारे आपके हाइड्राइड होते हैं। एल सेलेक्ट्राइड, के सेलेक्ट्राइड, ठीक, ऐसे बहुत सारे हाइड्राइड, डाइबल रिएजेंट, लिथियम ट्राइटर्सरी, लिथियम ट्राइथाइल बोरान हाइड्राइड, लिथियम ट्राइमिथाइल बोरान हाइड्राइड, ऐसे बहुत सारे लूके रिएजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीरियम ट्राइक्लोराइड, वो तो वैसे भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन इस सब के सब हाइड्राइड से बचाना चाहते हो अगर अल्कोहल को, तो इसका इस्तेमाल करो।
इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जैसे आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हो, कोलाइंस रिएजेंट लेते हो, जोन्स रिएजेंट लेते हो, पीसीसी लेते हो, पीडीसी लेते हो, स्वर्ण ऑक्सीडेशन लेते हो, मोफैट ऑक्सीडेशन लेते हो, फिटजिनर ऑक्सीडेशन लेते हो, कोरेकिम ऑक्सीडेशन लेते हो, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग, डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन लेते हो, हर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो, सबसे आप इसको बचा सकते हो अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने लिया है एल्कोहल। तो देखिए वैसे तो अगर किसी रिएजेंट को एसिड के साथ लोगे तो खतरा हो जाएगा इसको, तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को प्रेफरेंस में लाओ जो न्यूट्रल कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तभी आप ज़्यादा बढ़िया प्रोटेक्शन डील कर पाओगे इनके साथ। इसके अलावा विटिक रिएजेंट, या देखिए विटिक रिएजेंट क्या है, विटिक रिएजेंट कुछ नहीं है, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के ऊपर प्लस हो और उसके साथ कार्बन लगा हुआ माइनस चार्ज के साथ, तो उसको आप फास्फोरस हैलाइड बोल सकते हो। और हर फास्फोरस हैलाइड जो होता है वो प्रोटेक्टिंग रिएजेंट्स का, फास्फोरस हैलाइड जो है उसके लिए ये प्रोटेक्टिंग रिएजेंट अल्कोहल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, मतलब कोई भी बेस या बेसिक रिएजेंट लो, उससे भी आप इसको बचा सकते हो। तो अंत में बात वही निकल के आई कि आपको एल्कोहल को बचाना है अगर, तो इन तरीके से बचा सकते हो, और बेस से भी नहीं रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से भी नहीं रिएक्ट करेगा, और दूसरे किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं करेगा, इवन इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्ट नहीं करेगा, अगर आप उसको इस फॉर्म में प्रोटेक्ट कर रखे हो तो। अब सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात आती है तो ये पढ़ा जाता है कि कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपने अभी अमीन के लिए पढ़ा पीछे कि भाई बॉक भी होता है, सीबीजेड भी होता है, एफ मॉक भी होता है, बेंजाइल ईथर्स भी होते हैं, और बेंजाइल एमीन्स भी होते हैं, का जो है वो अमाइड्स भी होते हैं। अब उसी तरीके से अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम आते हैं प्रोडक्शन पे। तो है क्या, है बहुत क्लियर। पहले हम सेकेंडरी प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी है। एक और ले लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। और एक कार्बन की और बात कर लें, टर्शियरी एल्कोहल। ऐसा नहीं कि टर्शियरी एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन टर्शियरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है क्योंकि उसका एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम एसिडिक है। अब अगर आप इस H को हटा दें और इसकी जगह पर कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ दे तो ये ईथर बन जाएगा, और अगर ये ईथर बन गया तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ईथर का जो CO बॉन्ड होता है वो थर्मोडाइनमिकली बहुत स्टेबल होता है, और अगर थर्मोडाइनमिकली वो स्टेबल हो गया तो फिर उसको किसी से आप रिएक्ट नहीं करा सकते जब तक आप उसको दोबारा एल्कोहल में चेंज ना करते, तो फिर वो प्रोडक्शन का बेसिस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर आप जब कभी भी एल्कोहल को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोटेक्टिंग आपको रिएजेंट मिलेगा, जिस फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में वो प्रोटेक्ट होगा वो होगा ईथर, और ईथर होगा तो वो स्टेबल रहेगा, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए चाहे वो बेस की बात की जाए। और हर एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी बात सही, ईथर हर एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता, बहुत खास एसिड्स होते हैं, बहुत खास लुईस एसिड्स होते हैं जिनके साथ वो रिएक्ट करता है। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस हाइड्रोजन को हटाना है तो आपको बेस चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको किसी बेस के साथ ही कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा तो वहाँ पर ईथर बनेगा। और ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए सबसे कॉमन मेथड आप लोग 10+2 से पढ़ते आ रहे होंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो एक SN2 रिएक्शन है। मतलब ये कि आप अल्कोहल के प्रोटॉन को निकालो, एनायन बनाओ, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाओ, और फिर किसी कार्बन पर अटैक करके कोई लिविंग ग्रुप लगा हो उसको हटा दो, SN2 करा दो और ईथर बना दो। तो भाई यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यानी ज़्यादातर आपको जो रिएजेंट्स मिलेंगे उनमें बेस कंपलसरी है, उनमें ऐसा कोई रिएजेंट कंपलसरी जिसके कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हो। अब अलग अलग तरीके की सबस्ट्रेट के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। और कभी अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल के साथ रखें तो प्राइमरी अल्कोहल का प्रेफरेंस बढ़ेगा, अगर आप टर्सरी अल्कोहल की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल को रखें तो प्राइमरी अल्कोहल का प्रेफरेंस बढ़ेगा, और अगर आप टर्सरी अल्कोहल की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल को रखें तो भी सेकेंडरी अल्कोहल का प्रेफरेंस बढ़ेगा। मतलब रेट की बात करेंगे तो प्रोटॉन की एसिडिटी को आप कंसीडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब हम शुरू करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रोटेक्टिव ग्रुप्स की बात की है, कौन कौन से प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं, उनका एक स्पेशल नाम हो सकता है, और उन्हीं नाम के हिसाब से आप उनको पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा आसानी से रिटेन कर सकते हैं। और आप कोई कहेगा कि भाई क्यों प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि ईथर है एंड इट इज स्टेबल,
बोथ CO बॉन्ड ऑफ ईथर आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है भाई, सबसे पहले उन्होंने दिया एल्काइल ईथर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एल्कोहल के H को हटा करके CH3 लगाया गया है और सबसे पहला जो ईथर लिया गया है यहाँ पर वो लिया गया है मिथाइल ईथर। यानी कहने का मतलब अगर आप एल्कोहल के H को हटाकर मिथाइल लगा दो, अगर वहाँ पे आप कोई मिथाइल वाला लीविंग ग्रुप ले लो, मिथाइल के ऊपर कोई लीविंग ग्रुप ले लो, मिथाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल लिया आपने तो मिथाइल के ऊपर कोई लीविंग ग्रुप ले लो बेस के साथ, आप इसको जोड़ सकते हैं। तो मिथाइल ईथर इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप विच इज डिस्कस्ड हियर इन द जियोफिल बुक। देखिए बनाने के लिए भी बिल्कुल सिंपल लिया गया है, कुछ इसमें स्पेशल तो है नहीं। देखिए अल्कोहल लिया गया है, सोडियम हाइड्राइड बेस लिया गया है। सोडियम हाइड्राइड इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक सुपर बेस, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर होता है इसके अंदर। पोटेशियम हाइड्राइड लो या फिर सोडियम हाइड्राइड लो, दे आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर ऑलमोस्ट हैविंग मोर देन 40 और अप्रॉक्सीमेटली 40 pK वैल्यू, so they will be used as a super base. pH is solvent, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लो टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि लो टेम्परेचर पे लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लो टेम्परेचर पे ही प्रोटॉन निकाल लेगा। अभी देखिए इसका एल्कोक्साइड बन गया, देन यू गो थ्रू द SN2 मेक अ ईथर। और मिथाइल ईथर को तोड़ने का सबसे बढ़िया रिएजेंट है Me3SiBr या Me3SiI। Me3SiBr लो या फिर Me3SiI ले लो, TMSi या TMSBr इसको तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट है, फॉलोड बाई एक्वस वर्कअप और एसिडिक वर्कअप। ठीक, तो इसको देखिए उसको इस्तेमाल क्या किया गया इसको तोड़ने के लिए, इसके लिए डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट Me3SiI या फिर कह सकते हैं Me3SiCl के साथ NaI, तो Me3SiBr भी ले सकते हैं। तो TMSi ले लो या फिर Me3SiCl के साथ NaI ले लो, वो उसके लिए डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का काम करता है। और कभी कभी आप BBr3 भी ले सकते हो, ये एक लुईस एसिड है। ठीक, सॉलिड BBr3 को आप लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी ले सकते हो Me2S के साथ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आप BBr3 लो चाहे TMSi लो, चाहे TMSi का इन सिटू जनरेशन करो। आप इन सिटू जनरेशन का मतलब होता है उसी समय बनाना TMSi को जब उसकी ज़रूरत हो। तो देखो Me3SiCl और NaI को मिला करके TMSi बनाया गया है, तो उसकी मदद से इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर आप लोन पेयर है इसका अटैक करा दो सिलिकॉन पे, इसके बीच में ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में जो है वो बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। और फिर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो इसका OC बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और फिर आप उस पर I- का अटैक करा दो, या फिर आप जो है वो Br- का अटैक करा दो और फिर आप उसको तोड़ दो। तो ये एक तरीका हो सकता है अगर आप मिथाइल ईथर को कहीं पर तोड़ना चाहते हैं, डी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि भाई सबसे पहला जो उसका प्रोटेक्शन है वो है मिथाइल ईथर की तरह। ठीक, बाद में इसको समराइज करेंगे और बिल्कुल कंसाइज करेंगे, बहुत आसान सी बात है। हिंड्रेड अल्कोहल कहीं पर भी है और आपके पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस लेना आप ध्यान रखिएगा, वो बेस सोडियम हाइड्राइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्राइड भी हो सकता है, या फिर दूसरा कोई बेस हो सकता है जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन का मतलब वही है कि आप इसको ईथर बना के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। टर्सरी ब्यूटाइल ईथर में देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो लिया गया है एल्काइल की तरह। और देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए ऐसा नहीं कि कार्बन पर लीविंग ग्रुप लिया गया है, यहाँ पर आप दे रहे हैं टर्सरी ब्यूटेनॉल या फिर आपका ये ग्रुप है ये एल्कीन ले रहे हैं, और इसको आप एसिड या लुईस एसिड के साथ ले रहे हैं। यानी कि अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं तो आपकी मैकेनिज्म होगी SN1, यानी कि स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन वाली मैकेनिज्म को आप प्रोसीड कराएंगे तभी आपका ईथर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर टर्सरी ब्यूटेनॉल हो, उस पर एसिड लोगे तभी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनेगा, जो हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज्ड है और प्लस I से भी स्टेबलाइज्ड है। और इस एल्कीन पर भी अगर आप जोड़ोगे H को तो यहाँ से भी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जनरेट होगा, जो हाइपर कंजुगेशन से और साथ साथ प्लस I से स्टेबलाइज्ड है। और फिर आप उस पर SN1 मैकेनिज्म करा दोगे एल्कोहल के थ्रू, आपका जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल ईथर के फॉर्म में प्रोटेक्ट हो जाएगा। और टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है तो जाहिर सी बात है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से आप उसको तोड़ने के लिए एसिड का ही इस्तेमाल करोगे, यानी बाद में उसका डी प्रोटेक्ट करने के लिए आप एसिड का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे उन्होंने जो है देखिए 4 नॉर्मल HCl लिया, यानी कि अगर टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो आपको SN1 की ही कंडीशन लेनी पड़ेगी,
बनाने के लिए उसको, यानी कार्बोकेटाइन बेस्ड मैकेनिज्म ही चलेगी उसको बनाने के लिए भी, और आप उसको बेस से बचा सकते हो या फिर आप उसको न्यूक्लियोफाइल से बचा सकते हो, और लास्ट में हटाने के लिए आपको एसिड ही लेना पड़ेगा। यानी एसिड लोगे तो वहाँ पर भी स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन वाली SN1 मैकेनिज्म लगेगी। तो ये हो गया हमारा एल्काइल ईथर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। SN1 मैकेनिज्म है इसका बेसिस, और पहले वाले का बेसिस क्या था? SN2। अब देखिए यहाँ पर बेंजाइल ईथर है, देखिए ये भी ईथर, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, स्पेसिफिक है। जैसे बेंजाइल अमीन था वैसे ही बेंजाइल ईथर। तो बेंजाइल अमीन का काम था ना, वैसे ही यहाँ का भी काम है। बस इसमें इतना अंतर है, देखिए इसमें बेंजाइल इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल किया गया है CH2PH। और अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए कि बेंजाइल टाइप का कोई भी प्रोटेक्टिव ग्रुप अगर आप लगा रहे हो तो उसके लिए बेंजाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। बेंजाइल पे कोई लीविंग ग्रुप लेके, चाहे बेंजाइल आइडाइड ले लो, बेंजाइल ब्रोमाइड ले लो, बेंजाइल टोसाइलेट ले लो, बेंजाइल मेसाइलेट ले लो, बेंजाइल नोसाइलेट ले लो, कुछ भी ले लो, आपको वैसा ही लेना होगा जैसा एमीन के केस में होता है। लेकिन उन्होंने वही किया है, एल्कोहल लिया, बेस लिया, सॉल्वेंट के साथ प्रोटॉन निकाला, एनायन बनाया, फिर CH2 पे SN2 करा करके Br निकाल दिया, यानी कि बेंजाइल ईथर बन गया। और बेंजाइल ईथर क्या है? ना तो किसी एसिड से रिएक्ट करेगा नॉर्मली, ना तो किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, और ना ही किसी बेस से रिएक्ट करेगा। यानी कि हर उस रिएजेंट से जिससे नॉर्मली ये रिएक्ट कर सकता है नहीं करेगा जब तक ये बेंजाइल ईथर है, जैसे बेंजाइल अमीन के केस में बताया आपको। और बेंजाइल वाला कोई भी ग्रुप हो, उसमें अगर CO CN या दोनों को तोड़ना हो तो आपके माइंड में एक ही रिएजेंट चलना चाहिए, हाइड्रोजिनोलाइसिस वाला, यानी H2 बेस्ड रिएजेंट। H2PDC ले लो, पल्समान कैटलिस्ट ले लो, H2 निकिल ले लो, H2PD ले लो, कुछ भी ले लो। या फिर जैसे रानी निकल भी इस्तेमाल किया उन्होंने। रानी निकल इज अ स्पेशलाइज्ड पोरस निकल विच इज अ वेरी स्पेशल फॉर्म ऑफ निकल। और देखिए इन्होंने क्या किया है, उसी बॉन्ड को तोड़ा है यहाँ पर, दोबारा इसका डिप्रोडक्शन करके इसको एल्कोहल में चेंज कर दिया है। तो अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए, क्या माइंड में आपको बैठाना है कि बेंजाइल ईथर बना करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। मिथाइल ईथर की बात करी, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की बात करी, अभी बेंजाइल ईथर आ गया। अभी ये कुछ स्पेशल ईथर देखते हैं। अब आ गया देखिए एक स्पेशल ईथर, बॉम। क्या आ गया भैया? बॉम। बॉम क्या है? देखिए बॉम है बेंजिलॉक्सी मिथाइल। बेंजिलॉक्सी मिथाइल क्या होता है थोड़ा देखिए। बेंजिलॉक्सी का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजिल हो गया, ऑक्सी हो गया, और फिर मिथाइल हो गया, और इसके ऊपर लीविंग ग्रुप हो गया, यानी इसको बॉम बोलते हैं, बेंजिलॉक्सी मिथाइल। मिथॉक्सी मिथाइल इज मॉम, बेंजिलॉक्सी मिथाइल इज बॉम। बॉम इज अ ईथर। सो बहुत क्लियर है, आप इसको बेस के साथ लोगे, और बहुत स्पेशल बेस इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, थोड़ा देखिए ध्यान से। बॉम ईथर है, बॉम ईथर, BOM ईथर, बेंजिल ऑक्सी मिथाइल, और उस पर लिखिए करो। तो आपने क्या किया यहाँ पर देखिए डाई आइसोप्रोपाइल इथाइलेमीन लिया। डाई आइसोप्रोपाइल इथाइलेमीन एक बहुत स्पेशल बेस है जो बहुत ही खास तरीके के रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं यूनिक्स बेस, HUNIG'S बेस। और फिर डाइक्लोरोमेथेन तो सॉल्वेंट है आपका, तो पहले इसका प्रोटॉन निकाला इस बेस के थ्रू, फिर O- का टैग CH2 पे करा के Cl निकाल दिया, यानी कि बॉम बन गया, RO बॉम। ये बॉम क्या है? ये है आपका बॉम, बेंजिलॉक्सी मिथाइल। और अब बॉम को हटाने के लिए भी, चूंकि वहाँ भी बेंजाइल है, उसके लिए भी H2 बेस रिएजेंट इस्तेमाल किया था, जैसे इन्होंने देखिए यहाँ पर पल्समान कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है। तो बॉम भी क्या है? बॉम भी बेंजाइल ईथर की तरह ही एक तरह का प्रोटेक्टिव ग्रुप है, बट वो बेंजाइल ईथर है और ये बेंजिलॉक्सी मिथाइल ईथर है। चलिए और आगे देखते हैं कौन से ग्रुप हो गए। 3 आ गए, मिथाइल ईथर आ गया, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर आ गया, बेंजाइल ईथर आ गया, और अभी आ गया बॉम ईथर। बॉम ही है, बम नहीं कह सकिएगा, बॉम बोलिएगा, ठीक। अब आता है एक और तरीके का, बेंजाइलेशन कह रहा है वैसे तो ये, इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर बेंजाइल ट्राइक्लोरोएस्टामाइड लिया गया है। देखिए बेंजाइल ट्राइक्लोरोएस्टामाइड का मतलब क्या हो गया भैया? बेंजाइल तो ये हो गया, ट्राइक्लोरो ये हो गया, और एसिटामाइड आप देख रहे हैं, तो एसिटामाइड क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, CH3CO
ग्रुप को आप बोलते हो एसाइल, और आप उस पर अगर नाइट्रोजन लगा दो तो उसको आप बोलते हो अमाइड। तो ये है बेंजाइल ट्राइक्लोरोएसिटा इमाइडेट। इमाइडेट का मतलब ये हो गया बेटा कि वही मतलब इमाइडेट का मतलब ये हो गया जैसे आप ना कहते हो कि सी डबल बॉन्ड ओ की एक तरफ नाइट्रोजन ले लो, एक तरफ ऑक्सीजन ले लो, उसको बोलते हैं कार्बामेट। वैसे अगर उसको इमाइन में चेंज कर दो तो उसको बोलते हैं इमाइडेट। बट ये इतना कोई खास नहीं है, इतना पूछा भी नहीं जाता है, बट ठीक है। इस फॉर्म में देखिए किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अल्कोहल को। ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिव ग्रुप ही है। मतलब देखिए आप ये अल्कोहल ले रहे हो ना, यहाँ पे ये PHCH2OH इसको जोड़ रहे हो आप इसके ऊपर। तो ये जैसे आपका TFOH है कैटालिटिक अमाउंट में, इसका मतलब ट्राईफ्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो आप इसको क्या कर रहे हो, पहले प्रोटोनेट कर रहे हो। देखिए प्रोटोनेट हो गया ये। उसके बाद आप इस पर अल्कोहल ऐड कर रहे हो। तो देखिए अल्कोहल क्या कर रहा है, अल्कोहल इसके CH2 पे अटैक कर रहा है और बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दे रहा है। तो यानी प्रोटेक्शन वाले फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, ठीक। बट आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, लेकिन जनरल तरीका नहीं है। तो अक्सर आपको ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा आपको वही जाएगा जो मैंने बताया आपको। इसके नीचे देखिए, इसमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बेटा। इसको प्रोटोनेट करो, प्रोटोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी जो विड्रॉइंग टेंडेंसी है बढ़ गई। इससे अल्कोहल आपने लिया, ये TFOH हो गया ट्राईफ्लोरोसल्फोनिक एसिड। अल्कोहल को आपने इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड को तोड़ दिया। बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये बॉन्ड इधर आया, तो ये आपका इस तरीके का फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। CONH2 अमाइड फॉर्म में चेंज हो गया, ट्राईक्लोरो अमाइड फॉर्म में चेंज हो गया। और नीचे देखिए क्या दिखाया गया है, नीचे पे देखिए अल्कोहल लिया, देखिए आप इस अल्कोहल के ऊपर यही रिएजेंट लगाया जो मैंने अभी आपको दिखाया। कैटालिटिक अमाउंट में एसिड लिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट है, डाइक्लोरोमेथेन भी सॉल्वेंट है। RT का मतलब रिफ्लक्स किया गया इसको। देखिए ये OH के H को हटा के बेंजाइल लग गया। फिर ये अल्कोहल है, देखिए यहाँ पे इसमें भी सेम ये रिएजेंट लगाया गया है। मतलब ये रिएजेंट बेंजाइल प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअली बेंजाइल प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, मतलब बेंजाइल इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। बट बहुत ही रेयर है, आसानी से आपको बनाना है तो सिंपल बेंजाइल ले सकते हैं। बट ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बेंजाइल ईथर बनाना है तो। सिंपल बेंजाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये जो बहुत रिएजेंट है ये बहुत खास है। अब आपको इसके बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, नहीं तो कर नहीं सकते। और कुछ नहीं लेना है आपको, इमाइन लेना है, उसके एक तरफ ट्राईक्लोरोमिथाइल लेना है, और एक तरफ आपको जो ये मैंने आपको O बेंजाइल ग्रुप बोला वो लेना है, और उसके साथ ये एसिड इस्तेमाल करना है जो है आपका ट्राईफ्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमारा नेक्स्ट ईथर कौन है भैया, PMB ईथर। PMB ईथर का मतलब क्या हो गया बेटा, पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर। पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर भी वैसा ही है जैसा अभी आपका बेंजाइल ईथर था, लेकिन पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर में जो एरोमेटिक रिंग होगी उसके पैरा पर OMe ग्रुप लगा होगा। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लगाया गया है, ये थोड़ा इसको बड़ा कर दो। देखो PMB का मतलब हो गया पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर। ये पैरामेथॉक्सी हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बेस का इस्तेमाल किया, देखिए ट्राईथाइलिन के साथ DMAP। DMAP का मतलब होता है बेटा वो बेस की बेसिसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, बेस इन्हांसर बोलते हैं उसको। डाईमिथाइल NN डाईमिथाइल अमीनोपेरिडीन। तो अल्कोहल का प्रोटॉन निकला, PMB पर अटैक हुआ, इस PMB का मतलब यहाँ अटैक हुआ, CA निकल गया। सो ये बन गया देखिए इसका पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर। और पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ईथर को हटाने के लिए सबसे बढ़िया जो रिएजेंट होता है वो होता है DDQ, डाईक्लोरो डाइसाइनोक्विनोन। पैरामेथॉक्सी किसी भी तरीके के CO बॉन्ड को तोड़ना हो आपको, चाहे वो एस्टर में हो चाहे वो ईथर में हो, यही रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और DMAP और डाब्को, आप डाब्को देख रहे हैं, डाब्को इज अ बेलिस हेल्मान रिएजेंट। डाब्को एक तरीके का ये बेस है, आप जो देख रहे हैं ये ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक बेस, एंड डाब्को इज आल्सो नोन एज बेलिस हेल्मान रिएजेंट। सो डाब्को और DMAP को कंपेयर किया जाए तो दोनों बेस इन्हांसर हैं, लेकिन DMAP और डाब्को में अंतर ये है कि डाब्को जो है वो लेस हैजार्डस है और DMAP थोड़ा ज़्यादा हैजार्डस है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और डाब्को एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बस ये तक, ठीक। बाकी इसको हटाने के लिए द मोस्ट वर्सेटाइल रिएजेंट इज DDQ। DDQ इसलिए कि DDQ जो होता है वो कहीं से भी हाइड्राइड ट्रैप करके स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाता है। और पैरामेथॉक्सी
बेंजाइल ईथर इसलिए स्टेबलाइज्ड कार्बोनेट बनाएगा क्योंकि OMe का नेचर प्लस आर है, और प्लस आर ग्रुप कार्बोकेटाइंस को हाईली स्टेबलाइज करते हैं अपने रेजोनेंस के थ्रू, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। DDQ की मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करती है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। रिएजेंट है DDQ, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका बड़ा स्पेशल ईथर है, बहुत ही खास है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, ट्राइटाइल ईथर। ट्राइटाइल ईथर ट्राइटाइल बड़ा खास ईथर है भाई। बॉम भी हो गया, मॉम मिथॉक्सी मिथाइल ईथर का मॉम ईथर भी होता है, बॉम ईथर भी हो गया, बेंजाइल ईथर भी हो गया। अभी आ रहा है कौन? ट्राइफिनाइल मिथाइल। ट्राइफिनाइल मिथाइल का मतलब होता है CPS3, और इसको शॉर्ट में ट्रिटाइल भी बोलते हैं। बड़ा ही खास होता है, अपने माइंड में बैठा लीजिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंट टर्सरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल को सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो ये ले लो। कोई भी बड़े साइज का अल्कोहल के साथ छोटे साइज का अल्कोहल हो ना, आप इसकी मदद से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो ध्यान से, सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, देखो इसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल प्रोटेक्ट हो रहा है 100%। बेस इस्तेमाल किया गया है ट्राइथैलेमीन और DMAP। ट्राइथैलेमीन के साथ DMAP एड आपको बेस एनहांसर होता है, डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट होता है। और ट्रिटाइल ग्रुप को तोड़ने का एक ही तरीका है। ट्रिटाइल ग्रुप का मतलब स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, मतलब एसिड रिएजेंट लोगे तो टूटेगा। बेंजाइल ईथर कैसे टूटेगा? H2 बेस रिएजेंट से। तो जैसे आप देखो नीचे एक एग्जांपल दिखाया गया है इसमें, एक तो सेलेक्टिविटी की बात कर रहा है, रेडियो सेलेक्टिविटी की, और एक बात देखो थोड़ा सा, उसे आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहता हूँ। ये बेंजाइल ईथर, ये सिलाइल ईथर है, और ये ट्रिटाइल ईथर। बेंजाइल ईथर को हटाने के लिए H2 बेस रिएजेंट, ट्रिटाइल ईथर को हटाने के लिए एसिड रिएजेंट, और सिलाइल ईथर को हटाने के लिए F- बेस्ड रिएजेंट, टेट्रा नॉर्मल ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। F- बेस्ड रिएजेंट होता है जो O-साई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत खास होता है। तो देखिए सबके लिए अलग अलग रिएजेंट। एसिड लोगे तो OTR हट जाएगा, OH बना लेगा। H2 बेस रिएजेंट लोगे तो OBZ हट जाएगा और OH बना लेगा। और F- बेस रिएजेंट लोगे तो OTBS हट जाएगा और OH बना लेगा। तो ये थोड़ा सेलेक्टिविटी की बात की। देखिए फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया गया, एक्वस फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया गया, और देखिए ट्रिटाइल ईथर जो है वो SN1 मैकेनिज्म से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन के थ्रू डी प्रोटेक्ट हो गया। पहले वो को प्रोटोनेट किया, बॉन्ड को तोड़ के कार्बन बना दिया, और फिर उस कार्बोकेटाइन को आपने वाटर से अटैक करा दिया, यानी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आपने इसको क्लीव कर लिया या सेलेक्टिवली डी प्रोटेक्ट कर लिया। देखिए सेलेक्टिवली बनेगा भी और सेलेक्टिवली हटेगा भी। तो ये बहुत खास है, ध्यान रखिएगा। ट्रिटाइल ईथर बोलते हैं इसको, ये भी प्रोटेक्टिव ग्रुप होता है, स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल। और अब इसके बाद जो है वो है सिलाइल ईथर। और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिलाइल ईथर अलग अलग हो सकते हैं। TMS ईथर भी होता है, TBDMS ईथर भी होता है, TIPS भी होता है। हर अलग अलग सिलिकॉन के हिसाब से ना अलग अलग तरीके के सिलाइल ईथर होते हैं। और एक दिमाग में बैठा लीजिए आप अपने कि अल्कोहल लेंगे हम तो सिलाइल ग्रुप जुड़ेगा बेस के साथ, और फिर इसको हटाने के लिए F- बेस रीजन लिया जाता है, जो अक्सर इसके लिए बड़ा स्पेशल होता है। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए सब। अब जैसे 2,6-लूटिडीन इज अ बेस, सिलिकॉन के ऊपर जो है वो लीविंग ग्रुप है, Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, OTS भी ले सकते हैं, OMS भी ले सकते हैं, कुछ भी ONS भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब इन्होंने देखिए अलग अलग तरीके के इन्होंने यहाँ पर TMS या अलग अलग तरीके के सिलाइल ईथर लिए होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 2,6-लूटिडीन ये दिखा रहा है, 2,6-डाइमिथाइल pyridine, और DBU है, DBU या DBN, ये भी हिंडर्ड बेस होता है, ये भी बल्कि बेस होता है, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो लिया गया इन्होंने लिया है TMS ईथर लिया। TMS ईथर का मतलब होता है ट्राइमिथाइल सिलाइल ईथर। दूसरा क्या होता है TES, TES का मतलब होता है ट्राइथाइल सिलाइल ईथर। सब एक ही तरीके के हैं, ठीक, सब अल्कोहल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हटते भी एक ही रिएजेंट से हैं। उसके बाद TBS है, TMS हो गया, TES हो गया, अभी TBS आ गया। TBS का मतलब है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर को TBS भी बोलते हैं और TBDMS भी बोलते हैं। बेटा TBS भी बोलते हैं शॉर्ट में, TBDMS बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। TBDMS Cl भी बोलते हैं और TBS Cl भी बोलते हैं। बाकी सब तो सेम ही है, क्या मैं बताऊँ आपको, ठीक। वही है भाई, बड़ा साइज का है तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल के लिए सिलेक्टिविटी ज़्यादा रखता है, सेकेंडरी के लिए कम रखता है, टर्सरी के लिए रखता ही नहीं है। जैसे अभी आपको ट्राइटाइल ईथर बताया,
तो TMS ईथर हो गया, TES ईथर हो गया, TBS ईथर हो गया। अब आ रहा है TIPS, TDS आ रहा है। TDS का मतलब हो गया थैक्साइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर। थैक्साइल क्या होता है बेटा? थैक्साइल का मतलब होता है ये ग्रुप, ये थैक्साइल है, इस ग्रुप को थैक्साइल बोलते हैं। ये थैक्साइल है, ये बोरेन में भी पढ़ा हुआ आपने, थैक्साइल बोरेन, डाइसमिथाइल बोरेन, ये इसको थैक्साइल बोलते हैं, थैक्साइल बोरेन। तो थैक्साइल के ऊपर सिलाइल है, लीविंग ग्रुप लगा दिया सिलाइल के साथ लीविंग ग्रुप, तो TDS बोलते हैं उसको, TDS ईथर। पर ये बहुत कम कॉमन है, सब है वैसा ही, बेस के साथ लगाओ और F- के साथ लगाओ। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ गए? TMS आ गया, TES आ गया, TBS है, TBDMS आ गया, और अब ये नेक्स्ट आ रहा है आपका TDS तो है ये, अभी नेक्स्ट आ रहा है TIPS, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर। TIPS ईथर is very common. Imidazole, lutidine, DMAP, DAPCO, these are the bases. That's it. They are the bases. हटाने के लिए F- बेस रिएजेंट ले लो, चाहे F- का टेट्रा, नॉर्मल बीटा एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लो, HF ले लो, सीजियम फ्लोराइड ले लो, F- वाला कोई भी रिएजेंट ले लो। BPS इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल था वैसे टर्शियरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल ले लोगे, उसको बोलते हैं BPS। BPS भी सिलाइल ईथर ही है। BPS लो, TBDMS लो, TIPS लो, TMS लो, कुछ भी लो, सबके सब सिलाइल ईथर है, कंसेप्ट सबका सेम है। खत्म हो गया भाई। अब एसिटल शुरू हो रहा है, और एसिटल में आपको मिलेगा OTHP और MOM, ये दो मिलेंगे, और MEM। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एसिटल से बाद में बात करेंगे। अभी अल्कोहल का ख़त्म नहीं हुआ है कंसेप्ट। अल्कोहल के लिए दो तरीके का मैंने बता दिया आपको, एक बता दिया ईथर फॉर्म, एक बता दिया सिलाइल ईथर फॉर्म। अभी जो नेक्स्ट फॉर्म है अल्कोहल के प्रोटेक्टिंग रिएजेंट का वो है एसिटल, और एसिटल में अलग अलग तरह के एसिटल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे उनको बचाया जाता है। बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका मेरे हिसाब से कहाँ तक कवर हो गया? अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप चल रहा था और वो कवर हो गया मेरे हिसाब से अप टू द सिलाइल ईथर। अलग अलग तरह के सिलाइल ईथर है बेटा, उनको याद करने के लिए मैं आपको लास्ट में एक रामबाण दूंगा, और वो रामबाण होगा चार्ट। उस चार्ट में समराइज कर दूंगा हर चीज़ को, क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ नहीं, वो मैंने आपको बता ही दिया। सीक्वेंशियल फॉलो करेंगे आप तो आपको सीखने को मिलेगा, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए आप, तो वो भी सीखेंगे, दूसरों को बताएंगे वो और सीखेंगे, इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैलेगी। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए, शेयर कीजिए मेरे इस चैनल का लिंक, उनको बोलिए कि सर इस तरह से पढ़ाते हैं, सर को फॉलो करो। और बाकी तो मैं आपके लिए बुकों का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, वो रामबाण हो ही जाएगा आपके लिए। समझ गए मेरी बात को? चलिए यहीं पर जो है हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे एसिटल्स की, जो अल्कोहल के लिए ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और एसिटल जो होते हैं वो अगर देखा जाए तो वो कीटोन और एल्डिहाइड के लिए भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, उसकी बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए आपकी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर तरफ। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।